हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे भाई, मस्त होंगे भाई, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त रहेंगे। ठीक है, चलिए भाई, आज हम लोग देखने वाले हैं अध्याय 5 एनसीईआरटी एससीईआरटी का जो मैं क्लास चला रहा हूँ। ठीक है, तो आज अध्याय 5 हम लोग कराने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड है। मैं एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी एससीईआरटी से बाहर नहीं लिखता हूँ। ठीक है, आपको पता ही है। और आप लोग अच्छे से इसको तो स्क्रीनशॉट मार कर रख लेंगे या फिर इसको नोट्स कर लेंगे। ठीक है, सब अच्छा होगा। स्क्रीनशॉट, अगर टाइम आपके पास कम है तो आप स्क्रीनशॉट मार करके क्वेश्चन को रख सकते हैं कि ये सब क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी और एससीईआरटी का ही है। आप जाकर के आपको अगर ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो आप खुद जाकर के एनसीईआरटी एससीईआरटी को देख सकते हैं। ओके, चलिए आज हम देखते हैं क्या मेरा टॉपिक है, क्या मतलब 5 का है, अध्याय 5 का। ओके, एनसीईआरटी में देखते हैं, उसके बाद हम एससीईआरटी में चलेंगे। ओके, चलिए भाई शुरू करते हैं आज का क्लास। काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का क्लास। थोड़ा वायर को पीछे कर लेते हैं, हम डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन में क्या है। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पानी लगातार अपने रूप बदलता रहता है। यानी वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पानी लगातार अपना रूप बदलते रहता है। ठीक है, तो वो कौन सी प्रक्रिया है आपका बताना, क्या कौन सा है भाई? क्या वो जल चक्र बोलते हैं उसको, क्या उसको बारिश बोलते हैं, क्या उसको वर्षा बोला जाता है, क्या उसको वायुमंडल बोला जाता है, वायुमंडल चक्र बोला जाता है। तो क्या बोला जाता है उसको, हम बोलेंगे जल चक्र बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पानी लगातार अपना रूप बदलता रहता है, तो वह आपका जल चक्र है। जल चक्र के बारे में आपको अच्छे से जानेंगे, जल चक्र क्या होता है इसके बारे में आप लोग अच्छे से डिटेल से खुद जानते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, क्या 25 मई को मनाया जाता है, क्या 22 मार्च को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, या 27 अप्रैल को मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। कब मनाते हैं भाई? 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। दिन में दो बार नियम से महासागरीय जल धारा का उठना और गिरना क्या कहलाता है? दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल धारा का उठना और गिरना क्या कहलाता है? क्या वह ज्वार भाटा कहलाता है, क्या वह लहर कहलाता है, क्या महासागरीय धारा कहलाता है? तो क्या कहलाता है भाई? दिन में 2 बार नियम से, या नियम से बोल दिया ना, नियम से फोकस करके, नियम से महासागरीय जलधारा का उठना और गिरना क्या कहलाता है? तो ज्वार भाटा कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा आपका, ज्वार भाटा। यानी दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जलधारा का उठना और गिरना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? ज्वार भाटा कहलाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, वृहद ज्वार किन दिनों में आते हैं? वृहद ज्वार किन दिनों में आते हैं? ओके, क्या पूर्णिमा में आता है वृहद, क्या अमावस्या में आता है, क्या पूर्णिमा अमावस्या दोनों में आता है? तो वृहद ज्वार भाटा कब आता है? वृहद ज्वार भाटा पूर्णिमा अमावस्या दोनों दिन होता है ना। वृहद ज्वार भाटा कब आता है? पूर्णिमा एवं अमावस्या दोनों दिन आपका वृहद ज्वार भाटा आपका आता है। ठीक है, कब आता है भाई? पूर्णिमा और अमावस्या दोनों दिन आपका वृहद ज्वार भाटा आता है। जैसे मान लेते हैं, अगर यहाँ पे मान लेते हैं, इसको हम मानते हैं सूर्य, सन मान लेते हैं। उसके बाद सन के बाद अब क्या आ जाएगा? सन, या आपको क्या उसको मान लेते हैं पृथ्वी। ये क्या मेरा पृथ्वी, उस ऊपर आपका चंद्रमा मान लेते हैं। अगर ये 90 के एंगल में होता है, ऐसे करके 90 एंगल बना रहा है, तो ये क्या होगा? इसमें निम्न ज्वार भाटा आएगा। किसमें आएगा भाई? इसमें आपका निम्न होगा। इसमें कौन सा ज्वार भाटा आएगा? आपका निम्न ज्वार भाटा आएगा। लघु ज्वार भाटा इसको बोल सकते हैं, लघु। अगर 90 एक दूसरे के 90 एंगल पे है तो वो निम्न ज्वार भाटा बनेगा लघु। अब वृहद में क्या होता है, जैसे आपका वृहद में जैसे ये सन हो जाएगा आपका, उसके बाद आपका ये पृथ्वी हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका चंद्रमा हो जाएगा। अगर वो क्या एक सीधी रेखा में है तो यहाँ पे जो है आपका वृहद ज्वार भाटा बनाएगा। ठीक है, उस दिन आपका वृहद ज्वार भाटा बनाएगा। अगर एक सीधी लाइन में है
तो एक 180 डिग्री का निर्माण करती है, तो वो क्या बनाएगा, वृहद ज्वार भाटा का निर्माण करेगा, यानी अब यहाँ पे अधिक ज्वार भाटा आपका बनेगा। इसको हम बोलेंगे अधिक ज्वार भाटा, या फिर बोलेंगे मतलब वृहद ज्वार भाटा। यानी 180 डिग्री में तीनों अगर आ जाए, सूरज, पृथ्वी एंड चंद्रमा, तो वृहद बनाएगा। अगर 90 एंगल पे आ जाए तो क्या बनाएगा, निम्न बनाएगा। ओके, यानी लघु बनाएगा। तो इसको याद ध्यान में रखेंगे कि वृहद ज्वार भाटा किन दिनों में आता है, तो पूर्णिमा और अमावस्या दोनों दिन आपका वृहद ज्वार भाटा आता है। उस दिन जो होता है आपका सूर्य होगा, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक ही लाइन में आपका आ जाता है। ओके, तो वहां पे क्या होता है, आपका वृहद ज्वार भाटा का निर्माण हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गर्म महासागरीय धाराएं, गर्म महासागरीय धाराएं किसके निकट उत्पन्न होती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। गर्म महासागरीय धाराएं किसके निकट उत्पन्न होती है? क्या ध्रुवों के निकट उत्पन्न होती है? क्या भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है? क्या कर्क रेखा के निकट उत्पन्न होती है? क्या मकर रेखा के निकट उत्पन्न होती है? तो गर्म महासागरीय धाराएं किसके निकट उत्पन्न होती है? तो ये भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। कहाँ पे होती है? भूमध्य रेखा के निकट। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। गर्म महासागरीय धाराएं कहाँ पे उत्पन्न होती है? तो गर्म महासागरीय धाराएं आपका भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। याद रखेंगे, कहाँ पे? भूमध्य रेखा के निकट आपका गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है। ओके, भूमध्य रेखा के निकट। चलिए भाई, आपको क्या करना है, निम्नलिखित पर विचार करना है आपको। ठीक है, भूकंप है ना, एक ज्वालामुखी उद्गार, उसका जल के नीचे भूस्खलन, जल के नीचे भूस्खलन जो होता है उसके कारण क्या उपयुक्त गतियों में से किसके कारण सुनामी होता है? यानी इसमें क्या भूकंप के कारण सुनामी होता है? क्या ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है उसके कारण सुनामी होता है? क्या जल के नीचे भूस्खलन से आपका किसके क्या होता है, सुनामी आता है? तो क्या ए और बी करेक्ट है, बी सी है, ए बी है, या फिर आपका सभी है? तो सुनामी जो होता है ना भाई, सुनामी आपका भूकंप के कारण भी होता है, एक ज्वालामुखी उद्गार होता है इसके कारण भी होता है, और जल के नीचे भूस्खलन के कारण भी आपका सुनामी आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा, सभी के कारण ही हो जाएगा आपका सुनामी। ओके, भूकंप के कारण भी, एक ज्वालामुखी उद्गार के कारण और जल के नीचे भूस्खलन के कारण भी आपका सुनामी आ सकता है। तो सभी कारण हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है भाई, ये मेरा था एनसीईआरटी का। अब हम चलते हैं एससीईआरटी अध्याय 5। ओके, चलिए भाई, बहुत अच्छा है कि हम लोग एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों को साथ साथ में लेकर चल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं एससीईआरटी का 2 अध्याय ले रहा हूँ, अध्याय 5 और अध्याय 6 दोनों को साथ में, क्योंकि एससीईआरटी में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, 3 इसमें है, 3 आपका इसमें है, तो इसमें दोनों को हम मिक्स करके लिखा दिए हैं, अध्याय 5 का, अध्याय 6 का, देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, एससीईआरटी। पृथ्वी पर जलमंडल का हिस्सा है, पृथ्वी पर कितना परसेंट जल है? क्या वो 5% है? क्या वो 41% है? क्या वो 71% है? क्या वो 81% है? तो पृथ्वी पर कितना जल है भाई? सबको पता है, उस 71% जल होता है पृथ्वी पर। कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी पृथ्वी पर 71% जल होता है। कितना होता है भाई? 71% हमारे पृथ्वी पर जल पाया जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? क्या वो 22 मार्च को मनाया जाता है? क्या वो 23 मार्च को मनाया जाता है? क्या 24 मार्च को, या 25 मार्च को? तो कब मनाया जाता है भाई? ये आपका 22 मार्च को ही क्या मनाया जाता है? जल संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? कब से हुई थी भाई? देखिए, ब्राजील की एक रियो डी जेनेरियो जो शहर है, ठीक है, रियो डी जेनेरियो एक संयुक्त का राष्ट्र प्रांत है। ठीक है, तो वहां से 1992 में इस पहल का शुरुआत किया गया था। ये क्वेश्चन इस बार आया भी था कि विश्व जल दिवस का शुरुआत कब से किया गया था? तो 1992 में। ठीक है, कहाँ पे? ब्राजील में। ब्राजील के मतलब है ना, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर का नाम है वहीं से। ओके, संयुक्त प्रांत से हुआ था। कब? 1992 में। कब हुआ था भाई? 1992 में इसकी पहल की गई थी, 1992 में। याद रखेंगे, 1992 में विश्व जल दिवस मनाने का पहल किया गया था। कब किया? वो 22 मार्च 1992। ओके, याद रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मुंबई किस सागर के किनारे स्थित है? आपको सब पता है कि मुंबई किस सागर के किनारे स्थित है? क्या वो हिंद महासागर के किनारे स्थित है? क्या वो अरब सागर के किनारे स्थित है? क्या वो आर्कटिक महासागर के किनारे स्थित है? या फतेह के किनारे स्थित है? तो आपको पता है कि मुंबई कहाँ पे है। मुंबई को सब पता है। अगर हम भारत का मैप को देखें तो कुछ ऐसे इस तरह से है नीचे। ठीक है, इस तरह से है। ओके, यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे आपका एक छोटा सा गोवा आता है, उसके बाद यहीं पे आपका, यहाँ पे क्या होता है आपका? मुंबई होता है। यहाँ पे आपका
मुंबई आता है। ठीक है, तो इसके नीचे अगर हम देखें तो नीचे में कौन सा महासागर आता है, नीचे में आपका हिंद आ जाता है। नीचे में कौन आता है भाई, नीचे में आपका हिंद महासागर आता है। ठीक है, और इधर क्या आता है, इधर आपका बंगाल की खाड़ी आता है, इधर आपका बंगाल की बंगाल की खाड़ी, इधर आपका बंगाल की खाड़ी हो जाता है। और इधर आपका क्या हो जाता है, अरब सागर आता है, अरब सागर, अरब सागर। ओके, तो अरब सागर। तो क्या बोला कि मुंबई किस सागर के किनारे स्थित है, तो हिंद महासागर तो होगा नहीं, क्योंकि हिंद महासागर दक्षिण तरफ है, नीचे तरफ है। ओके, अरब सागर, तो किसमें हो जाएगा भाई, अरब सागर, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि मुंबई जो है किस सागर के नीचे स्थित है, तो मुंबई जो अरब सागर के निकट स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको टिक कर सकते हैं वीवीआई। ओके, जो मुंबई हम लोग किस सागर के किनारे बसा है, तो अरब सागर के किनारे बसा हुआ है। क्योंकि हम अगर मैप में देखें तो मैप में एक तरफ में क्या होता है, नीचे की तरफ आपका हिंद महासागर होता है, और आपका इधर आपका पूर्व तरफ क्या होता है, आपका बंगाली खाड़ी होता है, पश्चिम तरफ होता है आपका अरब सागर पाया जाता है। ठीक है, तो मुंबई यहीं पे बसा हुआ है, मुंबई आपका मैप में आप देखेंगे तो मुंबई आपका यहाँ पे आपका बसा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपका मुंबई बसा हुआ है, तो इधर क्या है, इधर आपका अरब सागर पड़ता है। तो क्या टिक करेंगे भाई, अरब सागर, मुंबई किस सागर में बसा है, तो अरब सागर में स्थित है। ओके, चलिए अध्याय 6 में देखते हैं। अध्याय 6, इनमें कौन सी प्राकृतिक पर्यावरण की वस्तु है, इनमें कौन सी प्राकृतिक पर्यावरण की वस्तु है। सबका पता होगा, प्रकृति जो बनाएगा वो पर्यावरण का होगा, मतलब प्रकृति का होगा। ठीक है, क्या पुल है, पुल तो मानव निर्मित है ना, मानव द्वारा बनाया गया है। मकान भी आपका मानव निर्मित है ना, सड़क भी आपका मानव निर्मित है। लेकिन जल, जल क्या हो जाएगा, ये जल आपका प्राकृतिक पर्यावरण की वस्तु हो जाएगा, जल। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, पर्यावरण के कितने प्रकार होते हैं, पर्यावरण के कितने प्रकार होते हैं। क्या 2 प्रकार होते हैं, क्या वो 3 प्रकार होता है, क्या 4 होता है, क्या अनगिनत होता है। तो पर्यावरण के कितने प्रकार होते हैं भाई, पर्यावरण के 3 प्रकार होता है। कितना प्रकार होता है भाई, पर्यावरण का 3 प्रकार होता है। क्या क्या होता है पर्यावरण का प्रकार, जैसे बोलेंगे हम, पर्यावरण कौन सा प्रकार होता है, जैसे भौतिक पर्यावरण, ये होता है क्या आपका भौतिक पर्यावरण, ये होता है आपका भौतिक, आपको क्या दिख रहा होगा सर, भौतिक। और ये होता है आपका क्या, सामाजिक ना, सामाजिक, सामाजिक पर्यावरण। एक होता है आपका क्या, भौतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, और दूसरा क्या हो जाता है आपका जैविक पर्यावरण। क्या हो जाएगा आपका जैविक, जैविक, जैविक पर्यावरण। तो पर्यावरण कितने प्रकार का होता है भाई, पर्यावरण का 3 प्रकार का होता है। एक आपका भौतिक पर्यावरण होता है, सामाजिक पर्यावरण होता है, और एक जैविक पर्यावरण होता है। तो पर्यावरण को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, सामाजिक, सॉरी भौतिक, सामाजिक और जैविक। तो क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेंगे। ऑप्शन मतलब 3 होता है कि पर्यावरण के कितने प्रकार होते हैं, तो पर्यावरण के 3 प्रकार होता है। ओके, चलिए, पृथ्वी के चारों ओर गैस के समूह को क्या कहते हैं। सबको पता होगा, पृथ्वी के चारों ओर जो गैस की मतलब पतली परत होती है उसको हम क्या कहेंगे, क्या उसको भूमंडल कहेंगे, क्या उसको वायुमंडल कहेंगे, क्या उसको जलमंडल कहेंगे, या इसको जलकण कहेंगे। तो क्या कहेंगे, ये सबको पता है, इसको हम क्या बोलेंगे, वायुमंडल बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, वायुमंडल, वायुमंडल बोलेंगे इसको, कि पृथ्वी के चारों ओर गैस के समूह को क्या कहते हैं, तो वायुमंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो भाई ये था मेरा क्या, SCERT का, और इधर था मेरा NCERT का। ठीक है, मैं पूरा कंटेंट सर NCERT और SCERT से लिखता हूँ। ठीक है, एक भी क्वेश्चन मैं NCERT या SCERT से बाहर नहीं लिखता हूँ। तो प्लीज़ भाई आप लोगों से विनती है कि प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे भाई, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। ठीक है, आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, तो मैं वीडियो जो ही डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाएगा, और मुझे भी मतलब अच्छे से मतलब वीडियो बनाने का मन करेगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा भाई। ठीक है, चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, जॉब लेते रहिए। जय हिंद, जय भारत।